हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टील रूफ ट्रसेस के बारे में बताऊंगा। स्टील रूफ ट्रसेस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि स्टील से बनते हैं। ये इस टाइप के रूफ ट्रसेस हैं जो ट्रायंगुलर तो रहते ही हैं, और ट्रायंगुलर रहने के साथ साथ इस पे जो मेंबर्स रहते हैं, चाहे वो टेंशन मेंबर हो चाहे वो कंप्रेशन मेंबर हो, वो स्टील के एंगल से बनते हैं। ये भी एज यूजुअल आपका एक सीरीज रहती है ट्रसेस की, ट्रायंगुलर फ्रेम्स की सीरीज रहती है। ये जो सीरीज जब इंटरकनेक्ट हो जाती है तो ये आपस में एक बहुत ही एक लाइट वेट, एक स्ट्रॉन्ग और एक ड्यूरेबल अपना जो है स्ट्रक्चर तैयार कर देती है, जो कि सारे के सारे जो इम्पोज लोड्स हैं उनको भी बियर करता है, और सारे के सारे जो एनवायरमेंट फोर्सेस हैं उनको भी रेजिस्ट करता है। अब इसमें एक जो आपका नॉर्मल में आपके जो टिम्बर में ड्रॉबैक है कि उसमें दीमक लग जाता है, टर्माइट अटैक होता है, बोरर्स अटैक करते हैं, एनवायरमेंट को इतना आसानी से वो हैंडल नहीं कर पाता है, कंबस्टिबल है। वो सारे के सारे ड्रॉबैक्स स्टील ट्रसेस में नहीं रहते हैं। क्योंकि स्टील कंबस्टिबल नहीं है, और उसमें दीमक का अटैक, टर्माइट का अटैक नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्टील सेम सेक्शन में और टिम्बर के सेम सेक्शन में स्टील 20 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ जो है 20 गुना से भी ज्यादा अधिक है टिम्बर से। तो इसलिए भी टिम्बर एक मतलब एक नेचुरल चॉइस है, एक स्वाभाविक लोग यूज कोशिश करते हैं कि हम टिम्बर को छोड़ के स्टील के ट्रसेस यूज करें, और काफी लाइट वेट बनते हैं। इसकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें भी वही 3 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले इसको डिजाइन किया जाता है। डिजाइन में वो सारे जो फैक्टर्स हैं, आपके जो लोड बियरिंग फैक्टर्स रहते हैं, और एनवायरमेंटल लोड रहते हैं, और रूफ कवरिंग का लोड रहता है, और बाकी जो ऊपर रूफ के ऊपर बाकी जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनका लोड रहता है। वो सारे के सारे लोड कंसीडर करते हैं, और एस्थेटिक्स भी कंसीडर करते हैं कि क्या एस्थेटिक्स होना चाहिए, क्या पिच होना चाहिए। ये सारे के सारे डिजाइन कंसिडरेशंस में रहते हैं। और डिजाइन होने के बाद फिर इसको अपना जो है, जैसे आपके मेंबर डिसाइड हो जाते हैं, आपकी क्या साइज का मेंबर रहना चाहिए, और उसको एनालाइज करते हैं आपके पूरे ट्रस्ट को, तो मेंबर का साइज डिसाइड हो जाता है कि ये वाला मेंबर, इस साइज का मेंबर इतना टेंशन बर्दाश्त कर सकता है या इतना कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है। उस हिसाब से वो साइज डिसाइड हो जाता है। जब ये साइज डिसाइड हो जाता है तो फैब्रिकेटर को दे दिया जाता है कि हमको इस साइज के ट्रसेस बना के दे दीजिए। अब वो जो फैब्रिकेटर है वो फैक्ट्री में भी बना सकता है और ऑन साइट भी बना सकता है। तो ऑन साइट पे आ जाता है तो अपना वेल्डिंग मशीन और अपना जो भी मटेरियल है, एंगल्स लेके आ जाता है उस साइज के, और ट्रस को ऑन साइट पे बनाता है। फैक्ट्री में बनाना होता है तो फैक्ट्री में बना के फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देता है साइट पर। साइट पे जैसे ही हमको अपना फैब्रिकेट होके ट्रसेस मिल जाते हैं, फिर इनकी इंस्टॉलेशन की जाती है। इंस्टॉलेशन करने के बाद उसको इसको अच्छे से चेक किया जाता है, और इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए भी हमारे पास जो कारीगर होना चाहिए, जो लेबर होना चाहिए, वो स्किल्ड होना चाहिए। काफ़ी स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें टॉलरेंस की गुंजाइश नहीं रहती, एकदम इसको सही जगह पर सही तरीके से फिट करना पड़ता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर इसके ऊपर रूफ कवरिंग्स और वेंटिलेशन, चिमनी वगैरह का जो इंस्टॉलेशन किया जाता है वो उसके बाद किया जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें जो डिज़ाइन किया जाता है, सारे मेंबर्स को, सारे ट्रसेस को ट्रायंगुलर ही डिज़ाइन किया जाता है। और ट्रायंगुलर डिज़ाइन करने में आपका जो है, जो लोड इसके ऊपर इम्पोज्ड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और जो एनवायरमेंटल फोर्सेस आते हैं वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ट्रायंगुलर रखने का सिर्फ यही कारण है। और फिर दूसरी बात हम क्या करते हैं, इसको फिर टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस से ही हम इसके सारे लोड बियरिंग बनाते हैं और फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। तो उससे आपका जो है ट्रस्ट जो है अपने आप में काफी एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। क्योंकि टेंशन वाले मेंबर्स कंप्रेशन वाले मेंबर्स को संभालते हैं, कंप्रेशन वाले मेंबर्स टेंशन वाले मेंबर्स को संभालते हैं, तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं, और हमारा जो ट्रस्ट है वो काफी स्टेबल बनता है। इसीलिए तो ज़्यादा बड़े स्पान में हम लोग ट्रस ही यूज़ करते हैं। फिर इसकी दूसरा जो है, रूफ पिच को हम डिसाइड करते हैं कि रूफ का स्लोप कितना रहेगा। अब रूफ का स्लोप भी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर वेदर कैसा है, स्नोफॉल कितना आता है, या टेम्परेचर का वेरिएशंस कितना रहता है, रेनफॉल कितना आता है, ओले पड़ते हैं या नहीं पड़ते। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही हम रूफ का स्लोप डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना मॉडरेट टेम्परेचर है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, तो हम फ्लैट रूफ भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वहाँ आपको ट्रस की ज़रूरत ना पड़े।
लेकिन अगर पिच्ड रूफ है तो रेनफॉल और स्नोफॉल वाले एरिया के लिए। अब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा स्टीप रखेंगे, और रेनफॉल मॉडरेट है तो हम थोड़ा सा फ्लैटर यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी कंसीडर करना पड़ता है। और फिर एस्थेटिक्स भी हमको कंसीडर करना पड़ता है कि एस्थेटिक के हिसाब से उसका स्लोप क्या होना चाहिए, हमारा बिल्डिंग, हमारा स्ट्रक्चर कैसे सुंदर लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा, वो चीज़ को भी देखना पड़ता है। ट्रस स्पेसिंग की बात करें तो ट्रस को स्पेसिंग इस प्रकार से किया जाता है कि वो जितना भी लोड है उसके ऊपर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, और वो सारा का सारा वो लोड बियर भी हो जाए ट्रस के द्वारा, और जितने भी एनवायरमेंटल फोर्सेस है वो रेजिस्ट भी कर पाए, उस हिसाब से स्पेसिंग रखी जाती है। और पूरा स्पान हमारा इवनली कवर हो जाना चाहिए, तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। ये जो ट्रस है हमारे स्टील के ट्रस, वो 3 प्रकार के यूजुअली रहते हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो रहता है हमारा प्रेट ट्रस। जो प्रेट ट्रस में जो रहते हैं, जो हमारे डायगोनल मेंबर्स हैं वो टेंशन मेंबर्स रहते हैं, और जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं वो कंप्रेशन मेंबर्स रहते हैं। फिर इसमें अपना अच्छी कैपेबिलिटी रहती है, इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहती है। फिर एक हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रस, उसको हम बोलते हैं वारेन ट्रस। वारेन ट्रस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एक सीरीज बना देते हैं। ये जैसे हमारे पास स्पान काफ़ी बड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर रेलवे के ब्रिजेस अगर आपने देखा होगा तो उनके स्पान काफ़ी बड़े होते हैं। तो यूजुअली वहाँ पर हम वारेन ट्रस यूज़ करते हैं, वारेन गर्डर यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेटर रहता है आपके प्रेट ट्रस से। फिर एक तीसरा जो रहता है हाउ ट्रस रहता है। हाउ ट्रस जो है इसमें जो हमारे डायगोनल मेंबर्स है वो कंप्रेशन मेंबर्स रहते हैं, और जो वर्टिकल मेंबर्स हैं वो टेंशन मेंबर्स रहते हैं। ये और थोड़ा बेटर है, आपके वारेन गार्डर से भी बेटर है और प्रेटर से भी बेटर है। तो जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जैसे स्पान ज़्यादा होगा या लोडिंग ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंगली हम वैसे चूज करते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। और भी बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। इसके जो एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ही वर्सेटाइल है। इसको हम काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज में भी यूज़ कर सकते हैं, रेलवे ब्रिजेस में, और आपके रेलवे ओवर ब्रिजेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन ट्रेसेस को। बड़े बड़े वेयर हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी जहाँ पर अनाज स्टोर करने के लिए हमको काफ़ी जगह चाहिए, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एरिना में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। बड़े स्पान वाले ओपन स्पेसेस को कवर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। सेम जैसे मैंने बताया आपको पहले कि सेम सेक्शन का अगर टिम्बर लें, उसी सेक्शन का अगर अपना स्टील लें, तो स्टील इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टिम्बर, यानी 20 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जब हम ये डिज़ाइन करते हैं तो हमारे ट्रस के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी लाइट वेट आ जाते हैं। उस लाइट वेट होने के बाद भी स्ट्रेंथ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जितने भी इम्पोज लोड हैं वो सब ये बियर कर लेता है। जितने भी आपके फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस है, विंड फोर्स है, स्नो फोर्स है, रेनफॉल है, इन सबको भी अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर लेता है। ड्यूरेबल बहुत रहता है क्योंकि स्टील अपने आप इसको अपना जैसे टर्माइट नहीं लगता है, बोरर्स अटैक नहीं करते हैं। अच्छी तरह से इंस्टॉल किया जाए, अच्छी तरह से पेंट किया जाए तो इसमें अपना रस्टिंग भी नहीं होती है, जंग भी नहीं लगता है। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा है। कंबस्टेबल भी नहीं है, तो आग में भी जलता नहीं है, फायर प्रूफ रहता है। तो इस तरीके से इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी है। वर्सेटिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस में, वेयर हाउसेस में, स्पोर्ट्स एरिना में। तो वर्सेटिलिटी एक इसका अच्छा एक एडवांटेजेस है। प्रीकास्ट अगर यूज़ किया हमने ट्रस, तो हमारा स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें है। ऑब्वियसली बाकी दूसरे रूफ्स में इतना स्पीड नहीं मिलता है जितना हमको स्टील स्टील रूफ ट्रस में मिलता है, क्योंकि फैक्ट्री में भी तैयार होके आ सकता है। फायर रेजिस्टेंट है, कंबस्टेबल नहीं है, आग नहीं लग सकती इसमें, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और फिर लाइट वेट है। लाइट वेट होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको खर्चा कम आता है, और इंस्टॉलेशन भी हमारा इजी आ जाता है। अब इतना एडवांटेजेस है तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी इसमें आएंगे, जैसे इसका स्टील होने के कारण और डिज़ाइन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है। दो लॉन्ग रन में वो कॉस्ट जस्टिफाई हो जाती है, बट इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आती है। कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि फैक्ट्री मेड रहता है या ऑन साइट पे फैब्रिकेट करते हैं, तो इसमें भी कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको कस्टमाइज करेंगे
तो इसको रीएनालाइज करना पड़ेगा। रीएनालाइज करने में फिर हमको फिर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इंस्टॉलेशन के लिए हमको एकदम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल जो अनस्किल्ड लेबर इसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टॉलरेंस और क्लियरेंस का जो रेंज है वो बहुत कम रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टील ट्रस के बारे में बात किया कि स्टील ट्रस कैसा होता है, कितने टाइप के रहते हैं, और किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, किस प्रकार से उनको डिज़ाइन किया जाता है, और कैसे वो सारे अपना लोड्स को बियर करते हैं। तो जब भी आपको स्टील ट्रस डिज़ाइन करने का मौका मिलेगा, तो आपको ये लेक्चर मेरा बहुत यूज़फुल मिलेगा। आप इसके सारे कंसेप्ट अपने स्टील ट्रस की डिज़ाइन में लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।